बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पर चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.1 की स्टेटमेंट है वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 854 मीटर। यानी कि पानी जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फॉल कर रहा है फ्रॉम द हाइट ऑफ 854 मीटर। इफ द होल एनर्जी इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर जो तमाम आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर में, तो फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। तो आपने क्या करना है कि फाइंड आउट द फाइनल इंक्रीज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर में, तो फिर आपने जो है वो इंक्रीज टेम्परेचर निकालना होगा। फिर वो कह रहा है कि स्पेसिफिक वाटर इज 4200 जूल पर केजी केल्विन। ठीक, तो हम लोग डेटा रॉक लेते हैं। देखिए हमें टेम्परेचर गिवन किया गया है, हमें हाइट गिवन की गई है, हमें इंक्रीज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, हमें स्पेसिफिक हीट गिवन की गई है। और सोल्यूशन का इसका हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास देखें पहली चीज क्या आएगी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू गेन इन हीट एनर्जी। ठीक, यहाँ हम डायरेक्टली जो है वो टेम्परेचर की बात नहीं कर सकते, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का लॉस जो है वो गेन इन एनर्जी की फॉर्म में ही हो सकता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन हीट एनर्जी। पे हीट को हम लोग जो टेम्परेचर में कन्वर्ट करवाने के लिए स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज डेल क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ठीक, तो पहले हम लोग जो इस वाले फॉर्मूले से डेल क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें एम मेरे पास फिलहाल नहीं गिवन किया गया, तो उसको मैं वैसे ही रखूंगा। मल्टीप्लाई बाय 9.8 मेरे पास ग्रेविटी है, हाइट 854 गिवन की गई है, तो हमारे पास डेल क्यू कितना हो जाएगा 8369.2 टाइम्स एम। ठीक, अब इसी को मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लूंगा। ठीक, पुट इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 के अंदर मैं पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू की जगह क्या आ जाएगा एम इंटू 8369.2। देखिए एम इंटू 8369.2 इक्वल्स टू एम अपनी जगह के ऊपर है, स्पेसिफिक हमें गिवन की गई है 4200। ठीक, डेल टी क्या है T2 माइनस 293, जो कि मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर है T1, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल या हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक, तो देखें एम से यहाँ पर एम हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, एम से हमारे पास एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 4200 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन उसको वहां जाएगा तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा T2 माइनस 293। ये तो ये हमारे पास आंसर इसका रेशियो का कितना आ जाएगा 1.992, और यहाँ पर मैं जो है ये माइनस में है इसको वहां ले जाऊंगा तो ये एडिशन में आ जाएगा, और हमारे पास जो कंप्लीट आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 295 केल्विन हमारे पास जो है वो हाई मतलब कि इंक्रीज टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक, और अगर आप इसको जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो देखिए हम लोग जब डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं तो ऐड करते हैं 273 को, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस कर देंगे 273 के साथ, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 2 डिग्री आपका टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा। ठीक, इसका हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.2 का, और 10.2 की स्टेटमेंट है 25,200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम व्हाइल द सिस्टम डज 6,000 जूल ऑफ वर्क। यानी कि आपने 25,200 जूल की हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो आपके सिस्टम ने 6,000 जूल का वर्क किया है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम, आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जो पहले डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमें हीट गिवन की गई है, हमें वर्क डन गिवन किया गया, हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत ईजिली हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी का चेंज आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी को मैं सेपरेट कर लूंगा तो ये डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है क्योंकि आप इसको वहां ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 25,200 को आप 6,000 से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 19,200 जूल्स। ठीक, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10.2। फिर हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10.3। इसकी स्टेटमेंट है अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस इज यूनिफॉर्मली हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि आपने आइडियल गैस को हीट किया है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। इफ द अमाउंट ऑफ 180 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू द गैस, अगर आपने जो है वो 180 जूल की हीट सप्लाई की है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो आपने जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस कैलकुलेट करनी है, एंड वर्क डन बाय द गैस, और आपने साथ साथ वर्क डन भी कैलकुलेट करनी है। दो पार्ट है इसके अंदर। टेक गैमा इक्वल्स टू 1.41, ये बेसिकली आइडिया वैट कहलाता है। गैमा जो है वो आइडिया वैट कहलाता है, इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक, तो डेटा हम लोग ड्रॉ करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट गिवन की गई है, सप्लाइड हीट 180 जूल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने निकालनी है, चेंज इन वर्क डन हमने निकालना है, गैमा हमें गिवन किया गया 1.41। ठीक है, तो बेटा बेसिकली बात ये है कि ये जो गैमा है बेसिकली ये हमारे पास रेशियो है मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम की। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये गैमा जो है वो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो है। तो यहाँ से मैं सीपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सीपी इक्वल्स टू गैमा टाइम्स सीवी। ठीक, देखें हमें यहाँ पर क्या कहा कि आपके सैंपल जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है वो हीट कर रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर की हम लोगों ने जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की जो है वो एक्सप्लेनेशन देखी थी। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा डेल क्यू पी इक्वल्स टू एम सी बी डेल्टा टी। ठीक,
अब देखें यहाँ पर मेरे पास हीट है, ठीक, हीट मेरे पास है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है और डेल्टी नहीं है, तो इसके लिए देखें हम लोग क्या करते हैं कि 180 इक्वल टू एन, सीपी की जगह क्या आ जाएगा, गैमा टाइम सीवी इंटू डेल्टा टी, यानी कि हीट की जगह मैंने हीट को पुट कर दिया 180 और एन वैसे ही है, और सीपी की जगह क्या आ जाएगा, गैमा टाइम सीवी इंटू डेल्टा टी, ठीक। अब इसके बाद देखें 180 इक्वल टू, अगर मैं गैमा को सेपरेट कर दूं और बाकी तमाम चीजों को सेपरेट कर दूं, देखें ये एन सी वी डेल्टा टी, ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई एट मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, दैट इज एन सी वी डेल्टा टी, ठीक। तो 180 इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, यानी कि ये गैमा को वहां जाकर मैं डिवाइड करवा दिया तो कितना हो गया 180 डिवाइड बाय 1.41 और यहाँ क्या रहेगा एन सी वी डेल्टा टी, ठीक। ये एन सी वी डेल्टा टी बेसिकली हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है, डेल क्यू वी के इक्वल होता है, यानी कि जितनी आप हीट प्रोवाइड करते हैं दैट विल बी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, और हमें पता है कि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम के जो है वो प्रोसेस के अंदर तमाम हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी इंटरनल एनर्जी के अंदर। सो डेल क्यू वी जो आपने निकाली है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इंटरनल एनर्जी के अंदर, दैट इज 127.65 जूल्स, ठीक। तो ये हो गई हमारे पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। दोबारा से सुन लीजिए बेटा, इसको आपने गैमा को वहां जाके डिवाइड करवा दिया, 180 डिवाइड बाय 1.41 हो गया। ये एन सी वी डेल्टा टी बेसिकली हमारे पास जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल क्यू वी के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी जगह ये आ जाएगा डेल क्यू वी इक्वल टू, हमारे पास आंसर कितना है 127.65, और हमें पता है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन कांस्टेंट वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की इंक्रीमेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 127.65 जूल्स, ठीक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज हमें अमाउंट ऑफ हीट गिवन किया गया है, इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। तो और वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा 52.35 जूल्स का हमारे पास जो वो वर्क डन आ जाएगा, ठीक। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10.3। फिर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.4 पे। स्टेटमेंट इसकी है दैट फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द स्टीम एंड आइस पॉइंट्स, ठीक। अब स्टीम पॉइंट का जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आइस पॉइंट हमारे पास कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। तो देखें एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करना है, हमें जो है वो स्टीम पॉइंट गिवन किया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, दैट इज को हम लोग कन्वर्ट करवाएंगे केल्विन के अंदर, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। T2 हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पॉइंट, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। हमें क्या करना है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, क्योंकि टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू हीट होता है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। यहाँ पर वैल्यूज रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.268। हमें जब परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी तो उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 के साथ, हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी 26.8%, ठीक। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10.4। फिर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.5 के ऊपर। स्टेटमेंट हमारे पास है a Carnot heat engine absorb 2000 joule of heat from the source of heat engine at 227 degrees centigrade and rejects 1200 joule of heat during each cycle to the sink। यानी कि आपका जो कार्नेट हीट इंजन है वो 2000 जूल की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है 227 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और रिजेक्ट कर रहा है 1200 जूल की हीट को हर साइकिल में सिंक के में। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ इंजन टेम्परेचर, यानी कि आपने पहले क्या करना है, पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, टेम्परेचर ऑफ सिंक आपने कैलकुलेट करना है, एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ईच साइकिल, और हर साइकिल के लिए आपने वर्क डन कैलकुलेट करना, ठीक। तो हम लोग पहले डेटा ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें जो है वो हॉट टेम्परेचर इधर गिवन किया गया, हीट हमें गिवन की गई Q1 इक्वल टू 2000 जूल, हमें टेम्परेचर गिवन किया गया इसका 227 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 केल्विन हो जाएगा। देन हमें जो है वो Q2 गिवन की गई, ये Q2 है बेसिकली 1200 जूल की हमें जो है वो हीट गिवन की गई, Q2 है, ठीक। उसके बाद वो कह रहा है कि हमने आपने करना क्या, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, और फिर आपने जो है वो लो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, फिर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पीछे देखकर आ चुके हैं 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, ठीक। तो 1 माइनस Q2 ये है 1200 को आप 2000 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 40% की आपके पास जो है एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक। एफिशिएंसी आने के बाद फिर आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास जो है वो हीट इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है Q2 डिवाइड बाय Q1 इक्वल टू T2 डिवाइड बाय T1। तो T1 को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो जब ये इधर ले जाके मल्टीप्लाई होगा तो T2 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो T2 है वो कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 300 केल्विन आएगा, 300 केल्विन आएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा थिंक। चले फिर आगे चलते हैं। सी पार्ट में हमने क्या करना है कि हम लोगों ने
वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, दैट इज वर्क डन आउटपुट में हो रहा है, इनपुट में हमने हीट प्रोवाइड किया है, तो Q1 को आप वहां शिफ्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे 0.4 के साथ, तो आपके पास जो है वो 800 जूल का वर्क आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10.5। फिर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.6 के स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट है व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क that must be performed by to freeze 1 gram of water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड by means of refrigerator। यानी कि आपको कितना वर्क डन की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम के वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करने के लिए। टेक द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करना है। हाउ मच हीट इज पास्ड ऑन टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आपने जो है वो कितनी हीट जो है वो पास करवाई है इस प्रोसेस में, ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसका हम लोग डेटा डॉग लेते हैं कि मास हमें गिवन किया गया 1 ग्राम, इसको 0.001 kg में कन्वर्ट करवा लेंगे। टेम्परेचर हमें लो टेम्परेचर गिवन किया जा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करवा देंगे 273 केल्विन के अंदर। और हाई टेम्परेचर में गिवन किया गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है और अमाउंट ऑफ हीट पास आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग जो है वो लो जो हीट हमारे पास है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक, यानी कि कितनी हीट को हम लोगों ने जो है वो पास आउट करवाया, तो ये Q2 हमारे पास कितना हो जाएगा m टाइम्स HF। ये हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन, दैट इज Q2 इक्वल्स टू MHF। HF जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है या वाटर है, जो कि 33,600 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है जूल पर केजी। ठीक है, ये HF की जो वैल्यू है ये हमारे पास कांस्टेंट होती है। अगर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो आपको कांस्टेंट वैल्यू गिवन कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास Q2 आ जाएगा, दैट इज 336 जूल। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एफिशिएंसी फॉर कूलिंग इक्वल्स टू Q2 डिवाइड बाय वर्क डन। ये आपका जो है वो रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला है, दैट इज कूलिंग के लिए Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन। ठीक, एफिशिएंसी हमारे पास जो है बराबर होती है किसके, T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2 के। तो एफिशिएंसी की जगह हम लोग इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। ठीक, और हमारे पास क्या आ जाएगा Q2 डिवाइड बाय वर्क डन। हमने बेसिकली वर्क डन निकालना है तो उसको रेसिप्रोकल करवा देंगे हम लोग। ठीक है, वर्क डन को मैं ऊपर लेकर चला गया तो वर्क डन के साथ T1 माइनस T2 भी ऊपर चला जाएगा और Q2 नीचे आ गया तो T2 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं तो हम लोग यहाँ से जो है वो वर्क डन निकाल सकते हैं। देखें, वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या किया कि T1 की वैल्यू पुट कर दी माइनस T2 की वैल्यू पुट कर दी डिवाइड बाय T2 मल्टीप्लाई बाय Q2। आप यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुके थे 36, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा 45.53 जूल्स का। ठीक, वर्क डन निकालने के बाद हम लोगों ने Q1 निकालना है। Q1 निकालने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन का, दैट इज Q1 माइनस Q2। यहाँ से आप Q2 को वहां ले जाके ऐड करवा देंगे तो आपके पास Q1 कितना आ जाएगा 45.53 प्लस 336, दैट इज 381.53 जूल्स की आपके पास जो है वो एब्जॉर्ब हीट आ जाएगी Q1। ठीक, फिर हमारे पास न्यूमेरिकल में 10.7 की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक टू वाटर इज 4180 जूल पर मोल केल्विन। यानी कि आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हैं तो आपने एंट्रोपी का चेंज निकालना है 10 kg मास के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो डेटा डॉग लेते हैं। देखिए, एंट्रोपी निकाली हमने, मास 10 kg का है। लो टेम्परेचर में गिवन किया 90 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर में गिवन किया 373 केल्विन, यानी इसको कन्वर्ट कराएंगे और स्पेसिफिक हीट में गिवन की गई है 4180 जूल पर मोल केल्विन। तो पहला काम हमें क्या करना होगा कि हमें Q1 कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो सोल्यूशन देखें हमारे पास यहाँ पर Q1 की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी, बिकॉज चले Q1 नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर डेल एस कैलकुलेट करना ऑलरेडी, ये Q1 गलती से आ गया। ठीक, क्योंकि हमें देखें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डेल Q डिवाइड बाय T। लेकिन टेम्परेचर तो हमारे पास एवरेज से आ जाएगा। ठीक है, डेल Q हमारे पास नहीं है, तो डेल Q के लिए उसने हमें क्या गिवन किया था कि स्पेसिफिक हीट की हिंट गिवन की। तो स्पेसिफिक का फॉर्मूला क्या होता है, डेल Q इक्वल टू MC डेल्टा T। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल Q में कैलकुलेट करें तो देखिए M हमारे पास है 10, C हमारे पास है 4180 और डेल T हमारे पास कितना हो जाएगा 373 माइनस 363, यानी कि हाई में से लो टेम्परेचर को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डेल Q आ जाएगा, दैट इज 4,18,000 जूल। ठीक, तो डेल Q मेरे पास आ गया, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, एवरेज टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर डेल Q तो आ गया हमारे पास फॉर्मूले में, फिर हमें टेम्परेचर निकालना, तो ये टेम्परेचर बेसिकली एवरेज टेम्परेचर आएगा इन दोनों टेम्परेचर्स का। ठीक, तो T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2, यानी कि सम ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के जरिए मैं जो है वो टेम्परेचर का जो है वो एवरेज निकाल लूंगा। एवरेज मेरे पास कितना आएगा 368 केल्विन का मेरे पास जो है वो एवरेज आ जाएगा 368 केल्विन का। तो देखें 4,18,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 368 के, तो मेरे पास जो है वो
एंट्रोपी कितनी आ जाएगी 1135.86 जूल पर केल्विन की मेरे पास जो है वो एंट्रोपी जनरेट हो जाएगी इस प्रोसेस के अंदर। ठीक, ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.7 पे। हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.8 के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 10.8 की स्टेटमेंट है सिस्टम एब्जॉर्ब 1176 जूल ऑफ हीट एंड एट द सेम टाइम डज 352.8 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क। Find the change in internal energy of the system. Find the change in internal energy when it absorbs 1050 joule of heat while 854 joule of work is done. यानी कि वही प्रोसेस को आपने क्या करना है 1050 जूल के लिए और 854 जूल वर्क के लिए करना है। What will be the change in internal energy of the gas if 200 joule of heat is removed at constant volume? अगर आप जो है वो 210 जूल की हीट को निकालेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो आपने जो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो हम लोग डेटा टॉक लेते हैं। यही पार्ट में हमारे पास हीट है 1176 की, वर्क डन है 352.8 जूल का, हमें इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट निकालना है। सेकंड वाले में हीट हमारे पास है 1050 जूल, वर्क डन हमारे पास 84 जूल, हमें अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालनी है। और सी वाले में हमने जो है वो अगर 210 जूल की हीट निकाले तो हमें चेंज इंटरनल एनर्जी निकालनी है। ठीक, तो सोल्यूशन करते हैं। पार्ट ए का देखें, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो है वो यूज करूंगा। मेरे पास दोनों चीजें गिवन हैं, तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज आ जाएगा 823.2 जूल। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट के लिए भी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अकॉर्डिंग में वैल्यूज पुट करके इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालूंगा, दैट इज 966 जूल्स। और थर्ड वाले के अंदर देखें हीट इज रिमूव्ड, हीट को आप बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, हीट को जब आप बाहर निकालोगे तो हीट नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास डेल क्यू माइनस में आएगा क्योंकि हीट को आप निकाल रहे हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो किसी किस्म का वर्क डन नहीं होता, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी -210 जूल की हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। ठीक, फिर हमारे पास न्यूमेरिकल में 10.9 इसमें कह रहे हैं कि आइडियल गैस ऑफ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 1.5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल इज इन अ कंटेनर हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स इन द कंटेनर। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। द गैस पुशेस अगेंस्ट द पिस्टन, यानी कि गैस पिस्टन को पुश करती है, एक्सपेंडिंग टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, और अपने वॉल्यूम को ट्वाइस कर लेती है। फाइल द प्रेशर फॉल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपका प्रेशर फॉल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आ जाता है। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। ठीक, तो देखिए टेम्परेचर 1 हमें गिवन किया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, 293 केल्विन हो जाएगा ये। प्रेशर 1 हमें गिवन किया गया है 1.5 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमें गिवन किया गया है 1 लीटर का, इसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करवा देंगे 1000 के साथ, दैट इज 0.001 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स निकाला मैंने ए पार्ट में। बी पार्ट में कह रहा है कि आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज होकर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये, और वॉल्यूम आपके पास हो गया 2 लीटर का, ट्वाइस हो गया ना, तो ये 2 लीटर हो जाएगा। 2 लीटर को आप जो कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.002 मीटर क्यूब, और आपने जो है वो टेम्परेचर निकाला। तो देखिए हम लोग जो है जनरल गैस इक्वेशन का ही हमें आइडियल गैस का ही कहा गया, तो आइडियल गैस की मैं इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, दैट इज P1 इक्वल्स टू NR T1। तो ये क्या हो जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू डिवाइड बाय R T1 इक्वल्स टू N। यहाँ से मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, दैट इज 6.15 x -2 मोल्स। ठीक, उसके बाद बी पार्ट हमारे पास क्या है P2 VT इक्वल्स टू NR T2। यहाँ से मैं T2 निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास जो है वो T2 आ जाएगा, दैट इज 395 केल्विन। ठीक, ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल में 10.9। फिर हमारे पास है लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल में 10.10। देखिए इसमें कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ आइस एट 273 केल्विन इज पुट इन द थर्मल कांटेक्ट विद द कंटेनर एट अ सीम एट 373 केल्विन। यानी कि एक ब्लॉक को आपने 273 के ऊपर जो है वो थर्मल कांटेक्ट में लेकर आए सीम के साथ, जिसका टेम्परेचर 373 केल्विन है। कन्वर्टिंग 25 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर एट 273 केल्विन, यानी कि आपने 25 ग्राम को 273 केल्विन के ऊपर जो है वो मेल्ट करवा दिया। होल वाइल हो गई ये, वाइल कंडेंसिंग सम ऑफ द स्टीम टू वाटर एट 373 केल्विन, जबकि कुछ हीट को स्टीम को आप जो कंडेंस करा रहे हैं, कूल करा रहे हैं 373 केल्विन के ऊपर। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द आइस। आपने एंट्रोपी चेंज ऑफ आइस निकालनी है, एंट्रोपी चेंज ऑफ स्टीम निकालनी है, और टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग डेटा ड्रॉ करते हैं। देखिए पहले हमारे पास T1 गिवन किया गया 273 केल्विन, हाई टेम्परेचर हमारा 373 केल्विन, मास हमारे पास 0.025 kg कन्वर्ट करेंगे 25 ग्राम को। हमें क्या करना है, आइस की एंट्रोपी निकालनी है, स्टीम की एंट्रोपी निकालनी है, टोटल एंट्रोपी निकालनी है। तो आइस की एंट्रोपी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या, डेल क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ आइस। ठीक, तो डेल क्यू हमारे पास देखें यहाँ पर नहीं है, तो डेल क्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखें क्योंकि हम लोग यहाँ पर आइस को जो है वो फ्यूज करवा रहे हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज MHF। डेल क्यू इक्वल्स टू MHF फॉर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो आइस की जो है वो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा। मास हमारे पास 0.025, HF हमारे पास होता है 336,000 केल्विन, सॉरी जूल पर केजी, ये कांस्टेंट होती है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये आपको HF जो है वो गिवन किया जाएगा, डिवाइड बाय 273।
तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एंट्रोपी ऑफ आइस आ जाएगी, दैट इज 30.76 जूल पर केल्विन। फिर आपने एंट्रोपी ऑफ स्टीम निकालनी है, तो एंट्रोपी ऑफ स्टीम को देखें, यहाँ पर बेसिकली आपकी हीट जो है वो लॉस्ट हो रही है, ठीक है, यानी कि हीट लॉस हो रही है कंडेंसेशन के प्रोसेस में, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि एंट्रोपी यानी कि हीट को आप निकालेंगे तो एंट्रोपी माइनस हो जाएगी, हीट को आप प्रोवाइड करेंगे तो एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर हम लोग हीट को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे इसलिए यहाँ पर एंट्रोपी पॉजिटिव थी, यहाँ पर आपकी जो है वो हीट लॉस्ट हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो है वो अगेन डेल क्यू मेरे पास क्या हो जाएगा एम एच एफ हो जाएगा, दैट इज 0.025 इंटू 336,000 डिवाइड बाई यहाँ पर स्टीम का टेम्परेचर आ जाएगा, बिकॉज मैं स्टीम की एंट्रोपी निकाल रहा हूँ, दैट इज 373। तो मेरे पास स्टीम की एंट्रोपी कितनी आ जाएगी -22.52 जूल पर केल्विन। फिर हमारे पास सी पार्ट है कि टोटल एंट्रोपी आपने निकालनी है, तो देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी हमेशा आपकी इंक्रीज करती है, तो दोनों को मैं समराइज कर दूंगा, ठीक है, -22.52 प्लस 30.76, यानी कि ये इन दोनों को मैंने क्या कर दिया समराइज कर दिया, तो मेरे पास जो टोटल एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 8.23 जूल पर केल्विन, ठीक। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है बता तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।